गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन है रविवार 18 दिसंबर 2022। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से 23वां अध्याय संसदीय समितियां पार्लियामेंटरी कमिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ: संसद इतनी दुर्वह अथवा भारी भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती। संसद के कार्य विविध, जटिल और वृहद हैं। साथ ही संसद के पास न तो पर्याप्त समय है, न ही आवश्यक विशेषज्ञता, जिससे कि समस्त विधायी उपायों तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सकें। यही कारण है कि अनेक समितियां इसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों एवं संदर्भों में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं मिलता। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियमन ही प्रभावी होते हैं। इस प्रकार एक संसदीय समिति वह समिति है, पहला, जो सदन द्वारा नियुक्त अपना निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं। दूसरा, जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है। तीसरा, जो अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष सभापति को सौंपती है। चौथा, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। परामर्शदात्री समिति भी संसद सदस्यों से ही गठित होती है, लेकिन यह संसदीय समिति नहीं होती, क्योंकि यह उपरोक्त 4 शर्तों को पूरा नहीं करती है। वर्गीकरण: मोटे तौर पर संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां तथा तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है तथा जिस प्रयोजन से उसका गठन किया जाता है वह समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, ये अस्तित्व में नहीं रह जाती। स्थायी समितियां कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समितियों का निम्नलिखित 6 कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, वित्त समितियां। क, लोक लेखा समिति। दूसरा, ख, प्राक्कलन समिति। ग, सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। दूसरा, विभागीय समिति। तीसरा, जांच के लिए गठित समिति। क, याचिका अथवा आवेदन के लिए गठित समिति। ख, विशेषाधिकार समिति। ग, आचार समिति। चौथा, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां। क, सरकारी आश्वासन समिति। ख, अधीनस्थ विधायन समिति। ग, विचारार्थ प्रस्तुत विषय के लिए गठित समिति। घ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति। च, स्त्री सशक्तिकरण समिति। छ, लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति। पांचवा, सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियां। क, कार्य सलाहकार समिति। ख, सदस्यों के निजी विधेयकों एवं संकल्पों के लिए गठित समिति। ग, विनिमय समिति। घ, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति। छठा, सदन समितियां अथवा सेवा समितियां सदस्यों को सुविधाएं अथवा सेवाएं प्रदान करने वाले प्रावधानों से संबंधित। क, सामान्य प्रयोजन समिति। ख, सदन समिति। ग, पुस्तकालय समिति। घ, सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समिति। तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियों को 2 कोटियों में विभाजित कर सकते हैं, जांच समिति एवं सलाहकार समिति। पहला,
जांच समितियों का गठन समय समय पर किया जाता है। इसके लिए दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा इस आशय का कि एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है अथवा इसका गठन विनिर्दिष्ट विषयों पर जांच करने एवं प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सभापति द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए क राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान कतिपय सदस्यों के आचरण की जांच के लिए गठित समिति। ख पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के लिए गठित समिति। ग रेल सभा समिति, रेलवे कन्वेंशन कमेटी। घ संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास MP लैड्स के लिए गठित समिति। च बोफोर्स संविदा ठेके के लिए संयुक्त समिति। छ उर्वरक मूल्य निर्धारण के लिए संयुक्त समिति। ज प्रतिभूतियों एवं बैंकों के लेन देन में हुई अनियमितता की जांच के लिए संयुक्त समिति। झ शेयर बाजार घोटाले पर गठित संयुक्त समिति। ट संसदीय संकुल की सुरक्षा के लिए संयुक्त समिति। ठ संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों तथा लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों को कंप्यूटर के प्रावधान के लिए समिति। अंग संसद भवन संकुल में खाद्य प्रबंधन के लिए समिति। ढ संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं तथा सांसदों के चित्र या मूर्तियां स्थापित करने के लिए गठित समिति। त संसद भवन संकुल का विकास तथा विरासत चिन्हों के अनुसरण के लिए समिति। थ संसद सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल, परंपराओं के उल्लंघन, अवमाननापूर्ण व्यवहार की जांच के लिए समिति। द दूरसंचार अनुज्ञप्तियों, लाइसेंसों तथा स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच के लिए संयुक्त समिति। दूसरा, सलाहकार समितियों के अंतर्गत विधेयकों के लिए गठित प्रवर तथा संयुक्त समितियां सम्मिलित होती हैं, जिनका गठन किसी विशेष विधेयक के बारे में विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से इस अर्थ में भिन्न होती हैं कि ये विधेयकों से ही संबंधित होती हैं और इनके द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई जाती है वे कार्य पद्धति के नियमों तथा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशों से उल्लिखित होती है। जब किसी सदन में कोई विधेयक सामान्य चर्चा के लिए लाया जाता है, तब सदन चाहे तो उसे सदन के प्रवर समिति को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित कर सकता है। इस आशय का प्रस्ताव सदन में लाया और स्वीकार किया जाता है। ये विधेयक को संयुक्त समिति की संदर्भित करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस निर्णय से दूसरे सदन को भी इस अनुरोध के साथ अवगत करा दिया जाता है कि उक्त समिति के लिए अपने सदस्यों को नामित करें। प्रवर समिति या संसदीय समिति विधेयक पर उसी प्रकार प्रावधान दर प्रावधान विचार करती है जैसे कि दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करते हैं। समिति के सदस्य विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन भी प्रस्तावित कर सकते हैं। समिति विधेयक में रुचि रखने वाले विभिन्न संघों, सार्वजनिक निकायों अथवा विशेषज्ञों द्वारा साक्ष्य भी ग्रहण कर सकती है। विधेयक पर इस प्रकार विचार करने के पश्चात समिति अपना प्रतिवेदन सदन को सौंप देती है। जो सदस्य बहुमत से सहमत नहीं होते हैं वे प्रतिवेदन में अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार इसमें सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों से की जाती है
1967 में एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है: विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। समिति सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितताओं की जांच मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टिकोण से ही नहीं करती, बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखने के अतिरिक्त समझदारी और विवेक और उपयुक्तता के दृष्टिकोण से भी करती है, ताकि अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा निरर्थक खर्चों के मामले सामने लाए जा सकें। विस्तार में जाने के लिए समितियों के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच करने के साथ ही लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखा की भी जांच करना। विनियोग लेखा वास्तविक खर्च का तुलना संसद द्वारा स्वीकृत खर्चे से करता है, जबकि वित्त लेखा केंद्र सरकार के भुगतानों तथा प्राप्तियों को दर्शाती है। दूसरा, विनियोग लेखा तथा इस पर आधारित नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के लेखा प्रतिवेदन की संविदा के दौरान समिति को निम्नलिखित मुद्दों पर आश्वस्त हो लेना पड़ता है। कि जिसे पैसा भुगतान किया गया है वह प्रयुक्त सेवाओं और उद्देश्यों के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध था। कि खर्च उस प्राधिकार के समरूपता में था जो उसका प्रशासन करता है। कि प्रत्येक पुनर्वियोग संबंधी नियमों के अनुसार ही है। तीसरा, राज्य निगमों, व्यापार संस्थानों तथा विनिर्माण परियोजनाओं के लेखा तथा इन पर CAG के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच करना, उन सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर जो कि सार्वजनिक उद्यमों पर गठित समिति को आवंटित है। चौथा, स्वशासी एवं अर्ध स्वशासी निकायों के लेखा की जांच जिन लेखा परीक्षक CAG के द्वारा किया जाता है। 5, किसी भी प्राप्ति रिसिप्ट से संबंधित CAG के प्रतिवेदन पर विचार करना अथवा भंडारों एवं प्रतिविधियों के लेखा की जांच करना। छठा, किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी सेवा की मद में खर्च राशि की जांच करना, यदि वह राशि उस मद में खर्च करने के लिए लोकसभा द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को संचालित करने में समिति को CAG सहयोग करता है। वास्तव में CAG मित्र, दार्शनिक व पथ प्रदर्शक की भूमिका में होता है। समिति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में अशोक चंदा, जो कि स्वयं CAG रह चुके हैं, कहते हैं, विगत वर्षों में समिति ने यह अपेक्षा भली भांति पूर्ण की है कि इसे स्वयं को सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली बल के रूप में विकसित करना चाहिए। यह दावा किया जा सकता है कि लोक लेखा समिति द्वारा स्थापित परंपराएं और इसके द्वारा विकसित परिपाटियां संसदीय लोकतंत्र की उच्चतम परंपराओं के समरूपता में हैं। तथापि समिति की भूमिका को प्रभावकारिता निम्नलिखित कारणों से सीमित हो जाती है। यह व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से अलग रहती है। यह लेखा के 100 परीक्षण जैसे कार्य करती है क्योंकि खर्च तब तक किया जा चुका होता है। यह दैनंदिन के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसकी अनुशंसाएं परामर्श के रूप में होती हैं तथा मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। इसमें विभागों द्वारा खर्चों पर रोक की शक्ति निहित नहीं की जाती। यह कोई कार्यकारी निकाय नहीं है, इसलिए यह आदेश पारित नहीं कर सकती है। इसके निष्कर्ष पर केवल संसद कोई अंतिम निर्णय ले सकती है। प्राक्कलन समिति। इस समिति का उत्स 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता पश्चात
पर पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति की गठन की गई। मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ये तीनों सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है और इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है और वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलन की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना है। इसलिए इसे सतत किफायती समिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विस्तार में समिति के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, प्राक्कलनों के निहित नीतियों के अनुरूप क्या किफायतें संगठन में सुधार तथा कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाए जा सकते हैं, इस बारे में प्रतिवेदन देना। दूसरा, प्रशासन में कार्यकुशलता और किफायत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव देना। तीसरा, यह जांच करना कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुसार ही राशि का समुचित प्रावधान किया गया है। चौथा, संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत हो, इसके बारे में सुझाव देना। समिति उन सार्वजनिक उद्यमों को अपने कार्यों के दायरे में नहीं लेगी जो कि सार्वजनिक उद्यम समिति को आवंटित है। समिति समय समय पर पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलनों की जांच करती रह सकती है तथा जांच आगे बढ़ते ही सदन को अपना प्रतिवेदन सौंप सकती है। समिति के लिए किसी एक वर्ष के समूचे प्राक्कलनों की जांच अनिवार्य नहीं है। अनुदान की मांग पर मत तब भी दिलवाया जा सकता है जबकि समिति ने अब तक कोई प्रतिवेदन नहीं सौंपा हो। तथापि समिति की भूमिका निम्न कारकों से सीमित ही हो जाती है। क, यह बजट प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकती है जबकि इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो, उसके पहले नहीं। ख, यह संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती है। ग, इसकी अनुशंसाएं परामर्श के रूप में होती हैं, मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। घ, यह प्रतिवर्ष केवल कुछ चयनित मंत्रालयों तथा विभागों की ही जांच करती है। इस प्रकार चक्रानुक्रम में सभी मंत्रालयों की जांच में वर्षों लग सकते हैं। च, इसे CAG की विशेषज्ञता पूर्ण सहायता नहीं मिल पाती है जो कि लोक लेखा समिति को उपलब्ध रहती है। छ, इसका कार्य 100 परीक्षण की तरह होता है। सार्वजनिक उद्यम समिति, यह समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई। शुरुआत में ही इसमें 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा से। हालांकि 1974 में इसकी सदस्यता संख्या 22 कर दी गई, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। समिति के सदस्य संसद द्वारा इसके सदस्यों में से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। इस प्रकार राज्यसभा सदस्य इस समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। समिति के निम्नलिखित कार्य। पहला, सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदन एवं लेखा की जांच करना। दूसरा, सार्वजनिक उद्यमों पर CAG के प्रतिवेदन की जांच करना। तीसरा, यह जांच करना कि सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन सार्वजनिक उद्यमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों तथा युक्ति संगत व्यापारिक प्रचलनों के अनुसार दिया जा रहा है। चौथा, सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित ऐसे अन्य कारणों का संचालन जो लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के जिम्मे भी होता है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर इसके सुपुर्द किया जाता है।
समिति निम्नलिखित के संदर्भ में कोई जांच या अनुसंधान नहीं कर सकती। पहला, प्रमुख सरकारी नीतियों से जुड़े मामले जो कि सार्वजनिक उद्यमों के व्यावसायिक या व्यापारिक कार्यों पर जुड़े नहीं हों। दूसरा, दैनंदिन के प्रशासन से जुड़े मामले। तीसरा, ऐसे मामले जिस पर विचार के लिए किसी विशेष वैधानिक प्रावधान के तहत कोई मशीनरी स्थापित की गई है जिसके अंतर्गत कोई सार्वजनिक उद्यम विशेष की स्थापना हुई है। समिति की भूमिका की प्रभावकारिता की निम्नलिखित सीमाएं हैं। क, यह 1 वर्ष के अंदर 10 से 12 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों की जांच के मामले नहीं ले सकती। ख, इसका कार्य 100 परीक्षण की तरह ही है। ग, यह तकनीकी मामलों की जांच नहीं कर सकती क्योंकि इसके सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते हैं। घ, इसकी अनुशंसाएं परामर्श के लिए होती हैं, मंत्रालयों के लिए बाध्यकारी नहीं। विभागीय स्थायी समितियां। लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसा पर संसद में 1993 में 17 विभाग संबंधी स्थायी समितियां गठित की गईं। 2004 में ऐसी 7 और समितियों का गठन हुआ। इस प्रकार इन समितियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को अधिक उत्तरदायी बनाना है। विशेषकर वित्तीय दायित्व को ये समितियां संसद के बजट पर अधिक सार्थक चर्चा में सहायक होती हैं। इन 24 स्थायी समितियों के कार्यक्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य 21 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य सभापति द्वारा चुने जाते हैं। किसी भी स्थायी समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। यदि समिति सदस्यों में से कोई सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाता है तब उसकी समिति की सदस्यता दी जाती है। गठन के समय से लेकर समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 24 स्थायी समितियों में 8 स्थायी समितियां राज्यसभा तथा 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। 24 स्थायी समितियां तथा इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय इस प्रकार हैं। पहला, वाणिज्य समिति। दूसरा, गृह मामलों की समिति। तीसरा, मानव संसाधन विकास समिति। चौथा, उद्योग समिति। पांचवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर्यावरण एवं वन समिति। छठा, परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति समिति। सातवां, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति। आठवां, कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय समिति। नौवां, कृषि समिति। 10वां, सूचना प्रौद्योगिकी समिति। 11वां, रक्षा समिति। 12वां, ऊर्जा समिति। 13वां, विदेश मामलों की समिति। 14वां, वित्त समिति। 15वां, खाद्य उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक वितरण समिति। 16वां, श्रम समिति। 17वां, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति। 18वां, रेल समिति। 19वां, नगर विकास समिति। 20वां, जल संसाधन समिति। 21वां, रसायन एवं उर्वरक समिति। 22, ग्रामीण विकास समिति। 23, कोयला एवं इस्पात समिति। 24वां, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति। प्रत्येक स्थायी समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, संबंधित मंत्रालय या विभाग के अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा एवं मतदान के पूर्व सम्यक विचार। समिति का प्रतिवेदन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह कटौती प्रस्ताव की तरह लगे। दूसरा, संबंधित मंत्रालय या विभाग के विधेयकों की जांच परख करना। तीसरा, संबंधित मंत्रालय या विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना। चौथा, सदन में प्रस्तुत या समर्पित राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालीन नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना। इन स्थायी समितियों की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, मंत्रालय या विभागों के दैनंदिन के प्रशासन से जुड़ी मामलों पर विचार नहीं। दूसरा, सामान्यतः उन मामलों पर विचार नहीं होता जो कि अन्य संसदीय समितियों के विचाराधीन हैं। यहाँ बात ध्यान में रखने की है कि इस समितियों की अनुशंसाएं परामर्श के रूप में होती हैं और इसलिए संसद के लिए
बाध्यकारी नहीं होती हैं। प्रत्येक स्थायी समिति के अनुदान मांगों पर विचार के लिए तथा तदनुसार सदन में प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। क जब सदन में बजट पर आम चर्चा समाप्त हो जाती है तब सदन एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ख इसी अवधि में समितियां संबंधी मामलों, मंत्रालयों, विभागों के अनुदान मांगों पर विचार करती हैं। ग समितियां इसी अवधि में अपना प्रतिवेदन तैयार करती हैं तथा इसके लिए और समय नहीं मांगती हैं। घ समितियों के प्रतिवेदन के आलोक में सदन अनुदान मांगों पर चर्चा करता है। च प्रत्येक मंत्रालय के अनुदान मांगों पर अलग अलग प्रतिवेदन तैयार कर किए जाएंगे। विधेयकों की जांच करने तथा इस पर रिपोर्ट तैयार करने में प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क समिति प्रेषित विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करेगी। ख समिति केवल सदन में पेश किए गए और उसे प्रेषित किए गए विधेयकों पर ही विचार करेगी। ग समिति द्वारा समय में विधेयकों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। संसद में स्थायी समितियों की व्यवस्था के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, उनकी कार्यवाही दलगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है। दूसरा, उनकी कार्यपद्धति लोकसभा की तुलना में अधिक लचीली होती है। तीसरा, यह व्यवस्था कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण को और अधिक विस्तारित, निकटस्थ, सातत्यपूर्ण, गहरा और व्यापक बनाती है। पांचवा, समितियां संसद सदस्यों को सरकार की कार्यप्रणाली समझने में मदद करती है और उसमें उसका योगदान सुनिश्चित करती है। चौथा, यह व्यवस्था सार्वजनिक खर्च और कुशलता सुनिश्चित करती है क्योंकि मंत्रालय या विभाग अपनी मांगों को सावधानीपूर्वक सूत्रित करते हैं। छठा, समितियां विशेषज्ञों की राय अथवा जनमत के आधार पर प्रतिवेदन बना सकती है। सातवां, समितियों के माध्यम से विपक्षी दल और राज्यसभा कार्यपालिका के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने में कहीं बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जांच समितियां, याचिका या आवेदन समिति, यह समिति विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर याचिकाओं एवं आवेदनों पर विचार करती है। यह संघ यूनियन से संबंधित मामलों पर व्यक्तियों एवं संघों या संगठनों के आवेदन पर विचार करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति, यह समिति का कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। यह सदन और इसके सदस्यों को विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है तथा उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। आचार समिति, राज्यसभा में इस समिति का गठन 1997 में तथा लोकसभा में सन 2000 में हुआ। यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है। यह दुराचरण के मामलों की जांच करती है तथा समुचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां, सरकारी आश्वासन समिति, यह समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं की जांच करती है और किस सीमा तक उनका कार्यान्वयन हुआ है इस पर भी प्रतिवेदन देती है। अधीनस्थ विधायन समिति विनिमय, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, यह समिति इस पर विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। दोनों प्रतिवेदनों में सदनों में समिति की सदस्य संख्या 15 होती है तथा इसका गठन 1953 में किया गया था। सदन के पटल पुनः स्थापित दस्तावेजों की समिति, यह समिति 1975 में गठित की गई थी। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। यह समिति सदन में पटल पर रखे गए सभी दस्तावेजों का अध्ययन करके यह देखती है कि ये संविधान के प्रावधान
अधिनियम अथवा नियम के अनुरूप हैं या नहीं। यह उन वैधानिक अधिसूचनाओं और आदेशों की जांच नहीं करती जो अधीनस्थ विधायन समिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। इस समिति के 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से। इसके कार्य अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करता है। दूसरा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, जैसे संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रमों का संचालन आदि। महिला सशक्तिकरण समिति। यह समिति 1997 में गठित हुई थी तथा इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से। यह राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करती है तथा केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति, गरिमा तथा सभी क्षेत्रों में समानता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं इसकी जांच करती है। लाभ के पदों पर संयुक्त समिति। यह समिति विभिन्न समितियों तथा निकायों के गठन तथा चरित्र की जांच करती है, जिसका गठन केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारों द्वारा की गई है तथा जो लोग इसमें पदधारक हैं उनके बारे में अनुशंसा करती है और उन्हें संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अयोग्य ठहराया जाए अथवा नहीं। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से तथा 5 राज्यसभा से। सदन के दैनंदिन के कामकाज में संबंधित समितियां। कार्य सलाहकार समिति। यह समिति सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को नियमित रखती है। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। लोकसभा समिति के 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष और इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं तथा सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति यह विधेयकों की वर्गीकरण करती है तथा निजी या वैयक्तिक सदस्यों, मंत्रियों के अलावा द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। यह लोकसभा की विशेष समिति है तथा इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष उप लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती है। इस समिति का कार्य राज्यसभा में कार्य सलाहकार समिति के जिम्मे होता है। नियम समिति। यह समिति सदन में कार्य पद्धति एवं संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है, साथ ही सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन अथवा योग सुझाती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा समिति में 16 सदस्य होते हैं तथा सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समितियां। यह समिति सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति के अवकाश संबंधी सभी आवेदनों पर विचार करती है और ऐसे सदस्यों के मामलों की जांच करती है जो बिना अनुमति 60 या अधिक दिन तक सदन से अनुपस्थित रहे हों। यह समिति लोकसभा की एक विशेष समिति होती है जिसके 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती है तथा ऐसे मामलों को स्वयं सदन ही देखता है। गृह व्यवस्था समिति। सामान्य प्रयोजन समिति। यह समिति सदन से संबंधित ऐसे मामलों को देखती है जो अन्य संसदीय समितियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। प्रत्येक सदन में समिति में अधिष्ठाता अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष या सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। साथ ही उप लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के लिए उपसभापति, अध्यक्षों की नाम सूची, पैनल के सदस्य, राज्यसभा के लिए उप अध्यक्षों की नाम सूची, सदन के सभी विभागीय संसदीय समितियों के अध्यक्ष, मान्यता प्राप्त दलों के नेता तथा ऐसे अन्य सदस्य जो अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा नामित हों। आवास समिति। यह समिति सदस्यों को आवासीय तथा अन्य सुविधाएं देने से संबंधित है, जैसे भोजन, चिकित्सीय सहायता इत्यादि, जो कि उन्हें उनके आवासों अथवा होटलों में प्रदान की जाती है। लोकसभा में इस समिति के 12 सदस्य होते हैं। पुस्तकालय समिति। यह समिति संसद के पुस्तकालय से संबंधित मामलों को देखती है तथा
सदस्यों को पुस्तकालय सेवा का लाभ उठाने में सहायता करती है। इस समिति में 9 सदस्य 6 लोकसभा तथा 3 राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित संयुक्त समिति संसद सदस्यों का वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत इस समिति का गठन हुआ। इसके सदस्य 10 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा से होते हैं। यह सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन नियमित करने से संबंधित नियमावली बनाती है। सलाहकार समितियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय या विभागों से जुड़ी रहती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। एक मंत्रालय की सलाहकार समिति का अध्यक्ष उस मंत्रालय का मंत्री अथवा प्रभारी राज्य मंत्री होता है। ये समितियां एक ऐसे मंच प्रदान करती हैं जहां मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा उसके कार्यान्वयन के तौर तरीकों के बारे में अनौपचारिक चर्चा होती है। ये समितियां संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती हैं। इन समितियों के गठन, कार्य तथा कार्यपद्धति के बारे में दिशा निर्देश संबंधी मंत्रालय द्वारा एतित किए जाते हैं। मंत्रालय ही चालू सत्र अथवा अंतर सत्र अवधि के दौरान समिति की बैठकों की व्यवस्था करता है। इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक होती है और इसे संसद सदस्यों तथा नेताओं की रुचि पर छोड़ दिया जाता है। समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है तथा न्यूनतम 10। इन समितियों का गठन सामान्यतः लोकसभा चुनाव के बाद नई लोकसभा के गठन के उपरांत होता है। दूसरे शब्दों में ये समितियां लोकसभा भंग होने के साथ ही स्वतः भंग हो जाती हैं तथा पुनः नई लोकसभा के गठन के पश्चात इनका भी गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी रेलवे प्रक्षेपों के लिए संसद सदस्यों की अलग अलग अनौपचारिक सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। एक विशेष रेलवे प्रक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र के संसद सदस्य को उस रेलवे प्रक्षेत्र के अनौपचारिक सलाहकार समिति का सदस्य बनाया जाता है। मंत्रालयों या विभागों से जुड़ी सलाहकार समितियों से अलग अनौपचारिक सलाहकार समितियों की बैठक केवल सत्रावधि के दौरान ही